तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देख लेंगे वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ था, क्या बैक ईएमएफ का रोल था, और हम लोग देखते थे कि कैसे एनर्जी कन्वर्शन में बैक ईएमएफ का इंपॉर्टेंस है और बिना किसी अपोजिंग फोर्स के किस तरह एनर्जी कन्वर्शन नहीं हो सकता है। ये चीजें हमने देखी। ठीक है, अब हम लोग देख सकते हैं, अब हम लोग वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर में आ जाएंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे होता क्या है कि ये टॉपिक से सबको थोड़ा सा अजीब लगता होगा कि मोटर है और फिर इसमें वोल्टेज इक्वेशन की चर्चा कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मोटर है, एनर्जी कन्वर्शन तो इन्वॉल्व है ही, और डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, मैकेनिकल में कन्वर्शन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो एक V वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उस V वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग जो I करंट फ्लो होता है, उस V इंटू I का जो पावर कंपोजिशन होता है उससे ये सारी चीजें होती है। और इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट हम लोग देते हैं, तो कहीं ना कहीं मैकेनिकल पावर आउटपुट में कन्वर्शन होता है मोटरिंग एक्शन के अंदर, यानी जब ये हमारा रोटेटिंग मशीन मोटर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारा अप्लाइड वोल्टेज V तो इन्वॉल्व होगा और कहीं ना कहीं बैक ईएमएफ भी इन्वॉल्व होगा। तो हम लोग वोल्टेज इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारा बैक ईएमएफ और कैसे हमारा अप्लाइड वोल्टेज, यानी कैसे हमारा बैक ईएमएफ EB और कैसे हमारा अप्लाइड वोल्टेज V एक दूसरे से मैथमेटिकल इक्वेशन से रिलेट होगा। यही इक्वेशन वोल्टेज इक्वेशन है। तो हम लोग देख सकते हैं जो सर्किट हम लोगों ने पिछली बार शंट मोटर का एग्जांपल लिया था, और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हर एक मशीन के लिए सिमिलर फिनोमेनन एप्लीकेबल है। आपके अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाने के लिए हम लोग शंट मोटर का एग्जांपल को लेके चलते हैं, लेकिन ये सबके लिए एप्लीकेबल है। हम लोग आगे चल के और भी डिटेल देखेंगे, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे हम लोग मशीन्स का। तो सपोज दैट ये डीसी शंट मोटर है, डेफिनेटली आर्मेचर के पैरेलल में इस तरह से शंट फील्ड वाइंडिंग को हमने लगा दिया। अब पिछले क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं कि अगर यहाँ पे वोल्टेज V हम लोग अप्लाई करेंगे, डीसी वोल्टेज V अप्लाई करेंगे जिसकी पोलरिटी इस तरह से है, तो डेफिनेटली एक करंट I फ्लो होगा और यहाँ जाके सपोज दैट इस पॉइंट का नाम अगर हम लोग ये दे देते हैं, तो ये पॉइंट से करंट का डिवीजन होगा। करंट का एक कंपोनेंट आर्मेचर में जा रहा है, करंट का दूसरा कंपोनेंट शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है। अगर आर्मेचर के अंदर रेजिस्टेंस RA है, ठीक है, तो इसमें ये करंट जा रहा है। और यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे ही ये मोटरिंग एक्शन स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से ये बैक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और लेंज लॉ के हिसाब से ये बैक ईएमएफ अपने होने के कारण को अपोज करेगा, यानी अप्लाइड वोल्टेज के रिवर्स पोलरिटी में ये डेवलप होगा। तो डेफिनेटली इस EB की पोलरिटी इस तरह से रहेगी, और होगा क्या कि अब अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ ये EB लग रहा है, हम लोग देख चुके हैं। और इस EB जो अपोज कर रहा है इस अप्लाइड वोल्टेज को, इस अपोजिशन के खिलाफ ये जो EB अपोज कर रहा है अप्लाइड वोल्टेज को, अप्लाइड वोल्टेज की अपोजिट पोलरिटी में लग के इस अपोजिशन के खिलाफ ये IA करंट इस सर्किट में फ्लो करा रहा है V, यानी V कहीं ना कहीं एडिशनल इलेक्ट्रिकल पावर देके इस विरोध के बावजूद भी IA करंट को फ्लो करा दे रहा है, इस EB विरोध के बावजूद भी IA करंट को फ्लो करा दे रहा है। और हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से अब इफेक्टिव वोल्टेज क्या हो गया, तो V माइनस EB हो गया, और यही इफेक्टिव वोल्टेज करंट को फ्लो करा रहा है इस रेजिस्टेंस से। तो हम लोग ये इक्वेशन से इसको रिलेट कर सकते हैं। ये इक्वेशन हम लोग इस लूप में हम लोग KVL लगा के भी निकालेंगे तो सिमिलर सेम इक्वेशन मिलेगा, और इससे हम लोग निकाल सकते हैं। हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि किस तरह से ये मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या कि हम लोग अगर KVL लगा के आए तो हमें यही वोल्टेज इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग इक्वेशन मिलेगा, जिसको हम वोल्टेज इक्वेशन बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि V वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि V वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, तो V वोल्टेज का दो वर्क है। पहला वर्क इस रेजिस्टिव ड्रॉप को सेटिस्फाई करना, जो IAR ड्रॉप हो रहा होगा आर्मेचर के अंदर। दूसरा इस V वोल्टेज का क्या वर्क है, तो कहीं ना कहीं इसको न्यूट्रलाइज करना, इसके इफेक्ट को ओवरकम करना। EB जो वोल्टेज है ना, इसके इफेक्ट को ओवरकम करना। जिस तरह से हम लोग KVL लेते हैं, सपोज दैट KVL किसी भी डायरेक्शन में ले लें, अगर इस डायरेक्शन में KVL में क्या है, कोई भी एक डायरेक्शन हम एज्यूम कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और हम लोगों को क्या करना रहता है, हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और उसके बाद से हम लोग
किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं, जहां राइज इन वोल्टेज होगा उसको हम लोग पॉजिटिव साइन देते हैं, जहां ड्रॉप इन वोल्टेज होगा उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। तो अगर इस तरह से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करें, अपने आप को मूव कराएं और हम लोग एज्यूम करें कि करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि करंट के मूव करने की वजह से यहाँ नेगेटिव वोल्टेज से पॉजिटिव वोल्टेज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, यानी राइज इन वोल्टेज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं केवीएल लगाने के बाद हम लोग क्या कहेंगे, अप्लाइंग केवीएल। तो हम लोग कहेंगे, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से वोल्टेज का राइज हो रहा है, यानी V जो है पॉजिटिव है। यहाँ आने के बाद आर्मेचर के अंदर IaRa ड्रॉप भी हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज का ड्रॉप है यानी नेगेटिव हो गया वो IaRa, ठीक है। और यहाँ क्या है, EB की पोलरिटी, तो यहाँ पे करंट अब ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, यानी डेफिनेटली ये भी वोल्टेज का ड्रॉप है, हायर टर्मिनल से हायर पोटेंशियल टर्मिनल से लोअर पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ, या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है EB में, तो डेफिनेटली ये भी वोल्टेज का ड्रॉप है, ठीक है। तो इससे केवीएल से भी ये इक्वेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। और जब इस इक्वेशन को हम एडजस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा EB प्लस IaRa, यही है वोल्टेज इक्वेशन, यही है वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर, जहां हमने अप्लाइड वोल्टेज V और बैक EMF EB के बीच का रिलेशन मैथमेटिकल इक्वेशन के टर्म में निकाला है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जो चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि V का रोल जो है ना वो टू फोल्ड है, ठीक है, ठीक है। V क्या करता है, तो V पहला क्या है, EB के असर को ओवरकम करता है, ओवरकम, ठीक है, या ऐसे कर सकते हैं, टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ ये IR ड्रॉप को सेटिस्फाई करता है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया ना, इसे दो काम यहाँ करना है, इसके वर्क में दो चीजें इन्वॉल्व हैं, दो काम इसे करना है। पहला काम, इस EB जो अपोजिंग नेचर का है, और हम जानते हैं कि अपोजिंग फोर्स होना चाहिए अगर एनर्जी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होना है, ठीक है। तो EB के असर को, EB से जुड़े हुए एनर्जी को, EB से जुड़े हुए पावर को, या अगर वोल्टेज का इक्वेशन जब हम लोग लेके चले तो EB से जुड़े हुए वोल्टेज ड्रॉप को ओवरकम करना है, फुलफिल करना है, ठीक है। तो एक ये EB को फुलफिल कर रहा है, EB के ड्रॉप को फुलफिल कर रहा है, दूसरा ये IaRa ड्रॉप को फुलफिल कर रहा है। यानी V का दो रोल है, एक EB को ओवरकम करना और एक IaRa को फुलफिल करना। और ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है, इसी मैथमेटिकल रिलेशन को हम लोग वोल्टेज इक्वेशन ऑफ डीसी मोटर बोलते हैं। अब इसी वोल्टेज इक्वेशन से पावर का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं, इसी वोल्टेज इक्वेशन से हम लोग पावर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब है क्या कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस सर्किट में IA करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस सर्किट में IA करंट का फ्लो हो रहा है। तो इससे हम लोग देख सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में दोनों साइड हम IA से मल्टीप्लाई करें, अगर LHS और RHS दोनों में IA से हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर A। तो अगर हम लोग नाउ multiplying both sides of equation 1 by IA we have, ठीक है, तो दोनों साइड्स को अगर IA से मल्टीप्लाई करें तो होगा क्या, V into IA is equal to EB into IA plus IA square RA। तो ये हम लोग देख सकते हैं, अब जो इक्वेशन हमें मिला वो पावर का इक्वेशन मिला। तो डेफिनेटली इनपुट पावर जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस वोल्टेज सोर्स को लगा के, इस वोल्टेज सोर्स को हमने लगाया, सर्किट कंप्लीट है, तो करंट भी फ्लो हो रहा है और डेफिनेटली डीसी है, तो डीसी केस में वोल्टेज हमने लगाया, करंट फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज इनटू करंट का मल्टीपल ही पावर है। तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, तो V वोल्टेज जो हम लोग बाहर से लगा रहे हैं इनपुट की तरह और I करंट फ्लो हो रहा है, तो डेफिनेटली ये इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर जो हमने मोटर को दिया ये है। और डेफिनेटली EB into IA, तो जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि EB बैक EMF को ओवरकम करने में जो इलेक्ट्रिकल पावर लगा, उतना ही पावर का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा। तो यहाँ EB
ईबी के खिलाफ ये वोल्टेज V जो है ईबी के खिलाफ IA करंट को फ्लो कराता है, यानी ईबी को ओवरकम करने में जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो ईबी इंटू IA है। तो डेफिनेटली इतना ही इलेक्ट्रिकल पावर अपने इक्विवेलेंट मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा। और दूसरा जो टर्म आ रहा है वो क्या है, तो वो हम लोग देख सकते हैं रेजिस्टिव लॉसेस है, कॉपर लॉस है या I2R लॉस है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह, जैसा कि मैं पहले बताता हूँ कि हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हर लॉ के पीछे कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट हमने दिया वही इलेक्ट्रिकल पावर अब यहाँ दो काम कर रहा है। एक वही इलेक्ट्रिकल पावर, एक पहला तो इस अपोजिशन, इस फोर्स ऑफ अपोजिशन जो ईबी की वजह से है उसको ओवरकम कर रहा है, और उसी इलेक्ट्रिकल पावर का एक हिस्सा ये I2RA लॉस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग कह सकते हैं कि ये इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर है, ये जो हमारा VIA है, और डेफिनेटली यही इक्विवेलेंट मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा, इक्विवेलेंट मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा। और ये जो है ये ओहमिक लॉसेस है, जिसको हम लोग कॉपर लॉसेस भी बोलते हैं या I2R लॉसेस भी बोलते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ भी कंजर्वेशन एनर्जी है, जो हमने इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर दिया या इलेक्ट्रिकल इनपुट एनर्जी थी उसमें से एक जो है कन्वर्शन में चला गया, एनर्जी कन्वर्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल या पावर कन्वर्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर टू मैकेनिकल, और उसका दूसरा पार्ट जिसने इस कॉपर लॉसेस को, इस ओहमिक लॉसेस को फुलफिल किया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं पावर का इक्वेशन, कैसे कैसे पावर गया। अब डेफिनेटली इस मोटर की एफिशिएंसी की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मोटर, हम जानते हैं मोटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलता है। यानी आउटपुट अगर हम लोग देखें तो एफिशिएंसी हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी जो होगा ईटर। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी के टर्म में भी निकाल सकते हैं, पावर के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली मोटर है तो आउटपुट साइड मैकेनिकल है, यानी हम लोग कह सकते हैं मैकेनिकल पावर आउटपुट, और डेफिनेटली डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। इस केस से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट ये है और इतना ही इक्विवेलेंट एनर्जी कन्वर्शन मैकेनिकली होता है। ये हमारा इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है, और इनपुट पावर का इतना जो पोर्शन है ये लॉसेस में चला गया। ठीक है, डेफिनेटली वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी में हम लोग अगर कंप्यूट करें तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर है जो हमने इस ईबी के बैक ईएमएफ को अपोज करने में, उसके अपोजिशन को ओवरकम करने में जो पावर लगाया उतना ही इक्विवेलेंट मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट होगा। तो डेफिनेटली मैकेनिकल पावर का इक्विवेलेंट है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पावर जो हमने इनपुट दिया वो है ये, यहाँ आई कैंसिल हो जाएगा, यानी डेफिनेटली एफिशिएंसी जो है वो हमें ईबी अपॉन वी मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें दिख सकता है, यहाँ से हमें दिख सकता है कि ईबी यानी बैक ईएमएफ को जितना हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे उतना ही हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। ठीक है, अब इसका मतलब इसमें भी एक चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ से तो हमें मैथमेटिकल इक्वेशन से दिख रहा है कि बैक ईएमएफ को जितना इम्प्रूव करेंगे एफिशिएंसी हमारी इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव तो जरूर होगी, लेकिन इसका भी एक लिमिट होगा। हम बहुत ज़्यादा बैक ईएमएफ को बढ़ा के एफिशिएंसी को नहीं बढ़ा सकते हैं, तो लिमिट कौन करेगा, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बैक ईएमएफ को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो सर्टेन एक्सटेंट तक एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं करंट डिक्रीज कर रहा है। तो एक लिमिट के बाद अगर बैक ईएमएफ को हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे तो करंट डिक्रीज होने का कंट्रीब्यूशन यहाँ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। शुरुआत में क्या हो रहा है, तो शुरुआत में बैक ईएमएफ के बढ़ने की वजह से एफिशिएंसी का बढ़ना डोमिनेंट है, शुरुआत में इसका प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन बाद में क्या होगा, एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर बैक ईएमएफ को हम बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ दूसरा इफेक्ट भी साथ साथ चल रहा है, बैक ईएमएफ बढ़ाने के साथ करंट कम हो रहा है, और आगे चल के जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, आगे चल के टॉर्क के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के होता है। तो अगर ये कम होने लगा तो डेफिनेटली टॉर्क कम होने लगेगा, टॉर्क कम होने लगेगा
तो मैकेनिकल पावर कम देने लगेगा, तो फिर अल्टीमेटली एफिशिएंसी डिक्रीज करने लगेगी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हमें दिख तो रहा है मैथमेटिकल इक्वेशन से कि ईवी को बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन उसका एक लिमिट है। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे लिमिट उसका आता है। तो ये हमें मिल रहा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि पावर मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा। ठीक है, हमने देखा कि कैसे इससे एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और डेफिनेटली ईवी को बढ़ाने से एफिशिएंसी बढ़ रही है, इसका मतलब डेफिनेटली मैकेनिकल पावर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कैसे मैकेनिकल पावर को हम बढ़ा सकते हैं, कितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं, कितनी वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो अब आ जाते हैं लोग नए टॉपिक पर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर। तो अब हम आ जाते हैं कंडीशन मैक्सिमम पावर इन डीसी मोटर्स। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि इस तरह से डीसी शंट मोटर का एग्जांपल लेके हम लोग चलते हैं। ठीक है, इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ध्यान में रखना है कि सबके लिए एप्लीकेबल होगा। तो हमने यहाँ देखा था कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं इस इलेक्ट्रिकल मोटर को। एक वी वोल्टेज इनपुट अगर देते हैं, करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ से IA करंट आर्मेचर के अंदर जा रहा है, और इधर से शंट करंट शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इसके खिलाफ एक EMF इसके अंदर डेवलप हो जाता है जो अपोजिट नेचर का है, EB। ठीक है, और अल्टीमेटली जो इक्वेशन हम लोग डिराइव करके लाए थे, तो हम लोग देखते थे कि कहीं ना कहीं इस वोल्टेज को दो चीज़ों को फुलफिल करना पड़ता था, एक EB को ओवरकम करने में, और दूसरा ये वोल्टेज इक्वेशन है, दूसरा क्या था, तो IA RA ड्रॉप में फुलफिल होता था। हमने देखा था कि कैसे इस लूप में अगर हम लोग KVL भी लगाएंगे तो भी ये इक्वेशन, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने से भी ये इक्वेशन हमें मिल जाता था। ठीक है, इसी से हम लोग डिराइव करके हम लोग पावर का इक्वेशन भी लाए थे। IA करंट से हम लोग बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई करते थे, LHS और RHS को, तो हमें पावर का इक्वेशन मिलता था। और हमने देखा था किस तरह से यहाँ पे ये टर्म जो था वो रिप्रेजेंट करता था हमारा इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर, और डेफिनेटली ये टर्म जो था, ये टर्म मैकेनिकल आउटपुट पावर रिप्रेजेंट करता था, क्योंकि इतना ही इक्विवेलेंट कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल पावर में होता था। और डेफिनेटली ये टर्म ओहमिक लॉसेस था, यानी रेजिस्टेंस की वजह से जो पावर लॉस होता था और जो हीट में कन्वर्ट होता था। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन को डिराइव करके हम लोग यहाँ देख चुके थे पावर इक्वेशन को। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं कि बैक ईएमएफ को ओवरकम करने के लिए जितना पावर लगता है उतना ही पावर का कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। तो डेफिनेटली EB into IA जो इलेक्ट्रिकल पावर है, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके इक्विवेलेंट ही पावर का कन्वर्जन मैकेनिकल पावर में होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यही ग्रॉस पावर, यही ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है हमारे मोटर के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि ग्रॉस मैकेनिकल पावर developed inside a DC motor, और ये कितना हो जाएगा, तो डेफिनेटली EB IA।
और इस इक्वेशन से हम लोग जान सकते हैं EVIA कितना हो जाएगा, तो डेफिनेटली EVIA निकालना होगा, तो ये टर्म इधर जाके माइनस हो जाएगा, मींस योर EVIA इज इक्वल टू VA माइनस I² RA। ठीक है, तो इतना ही हमारा ग्रॉस मैकेनिकल पावर डीसी मोटर के अंदर डेवलप हो रहा है। ठीक है, इतना ही ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, और वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर भी हम लोग इससे निकालेंगे। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, तो हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिकल टेक्निक्स का हम लोग यूज़ करते हैं अपने इंजीनियरिंग के एनालिसिस के लिए, अपने फिजिक्स के एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ भी मैथमेटिकल टेक्निक का हम लोग यूज़ करेंगे अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एनालिसिस के लिए। तो यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एनालिसिस में हम लोग यहाँ भी मैथमेटिक्स से यूज़ करेंगे, और वो मैथमेटिक्स है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग जानते हैं कि कहीं भी मैक्सिमम हम निकालना रहता है तो हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज़ एज ए मैक्सिमम मिनिमम हम लोग करते हैं। तो कैसे हम लोग करते हैं, तो डेफिनेटली किसी चीज़ का अगर हमें मैक्सिमम निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं। हम लोग कर सकते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू IA वी गेट, तो इन दोनों साइड को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू IA, तो हम लोग कर सकते हैं ठीक है, इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और इसको फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जीरो से इक्वेट कर देंगे तो हमें कंडीशन मिल जाएगा मैक्सिमम पावर का। ठीक है, यहाँ क्या है, ये ग्रॉस मैकेनिकल पावर है जिसको हम लोग PM से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस मैकेनिकल पावर है जिसको हम लोग PM से इंडिकेट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं ग्रॉस मैकेनिकल पावर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू IA अब इसके डिफरेंशिएशन के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, तो डेफिनेटली अप्लाइड वोल्टेज हमारा कांस्टेंट है, और ये हमारा IA मिलके 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इनटू 2IA। ठीक है, तो इससे हम लोग फर्दर देख सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन हमने किया ग्रॉस मैकेनिकल पावर जिसको हम लोग PM से इंडिकेट करते हैं, और PM की वैल्यू क्या है, EVIA के बराबर है, तो इसको हमने ग्रॉस मैकेनिकल पावर को IA के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या मिलता है, V माइनस 2IA RA। और डेफिनेटली जब हमें मैक्सिमम मिनिमम करना रहता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू को निकालना रहता है डिफरेंशिएट करके, तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उस क्वांटिटी को और बाद में जीरो से इक्वेट करते हैं, यानी इसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर देंगे, और इक्वेट करने के बाद अल्टीमेटली हमें जीरो से इक्वेट करने के बाद क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू 2IA RA। V इज इक्वल टू 2IA RA। अब यहाँ इस इक्वेशन, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन से हमें ये वोल्टेज इक्वेशन जो हमने डिराइव किया था, वोल्टेज इक्वेशन जो हम लोगों ने देखा था डीसी मोटर के केस में, तो इस वैल्यू को अगर ले जाके इस वोल्टेज इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वैल्यू को ले जाके वोल्टेज इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, तो इस IA RA की जगह हम लोग ये वैल्यू को पुट करेंगे तो V/2, यानी हमें ये इक्वेशन अल्टीमेटली मिलेगा EB प्लस V/2। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, तो इस V/2 को LHS में जब ले जाएंगे तो V माइनस V/2 अल्टीमेटली ये V/2 हो जाएगा इज इक्वल टू EB। ठीक है, और फर्दर इससे हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको अरेंज करके हम कह सकते हैं कि EB इज इक्वल टू V/2, यानी देख सकते हैं कि हमें पावर मैक्सिमम कब मिलेगा, हमें पावर मैक्सिमम तब मिलेगा जब हमारा बैक EMF हमारे अप्लाइड वोल्टेज का आधा हो, यानी हमारा बैक EMF जब हाफ ऑफ अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा तो हमें पावर मैक्सिमम मिलेगा। बाकी सारे केसेस में तो हमने देखा था ना कंडीशन फॉर, और हमने देखा था ना एफिशिएंसी, तो हमारा एफिशिएंसी क्या था, तो हमारा एफिशिएंसी था मैकेनिकल पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, और हम लोगों ने
इसके पहले देखा था हम लोगों ने कि वो कितना आया था, तो मैकेनिकल पावर आउटपुट हमारा कितना आता था, तो EB इंटू IA, क्योंकि इतना इक्विवेलेंट ही मैकेनिकल में कन्वर्ट होता था, और इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट हम लोग कितना देते थे, ये V इंटू IA, यहाँ IA कैंसिल हो जाता था, अल्टीमेटली हमें EB इंटू EB बाई V मिलता था। यहाँ मैंने आपको बताया था कि यहाँ हमें दिख रहा है कि EB बढ़ाने से हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाएगी, लेकिन साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक लिमिट तक ही हम लोग बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस केस में हम लोगों ने देखा था कि इफेक्टिव वोल्टेज जो इस करंट IA करंट को कंपेल कर रहा है इस सर्किट में, वो इफेक्टिव वोल्टेज कितना है, तो ये इफेक्टिव वोल्टेज IA करंट को इसमें सर्कुलेट कर रहा है। और जैसे ही ओम्स लॉ हम लोग लगाते थे, तो ओम्स लॉ से हमें पता चलता था कि हमारा जो IA है ना वो इसके बराबर है। तो यहाँ हम लोग देख रहे थे कि एफिशिएंसी के टर्म में हमें दिखता था कि अगर EB को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम लोग मनचाहा EB को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक लिमिट है उसका। होगा क्या कि EB बढ़ाने से हमें दिख तो रहा है कि एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ेगी भी, लेकिन एक लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक, क्योंकि होगा क्या कि शुरुआत में EB बढ़ाने से ये असर डोमिनेंट है एफिशिएंसी का बढ़ना, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर हम लोग EB बढ़ाएं तो साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि ये भी हो रहा है। EB को अगर हम लोग सिर्फ बढ़ाते हैं तो EB को बढ़ाने से जो कंबाइंड टर्म है ना, EB को अगर हम लोग सिर्फ बढ़ा रहे हैं तो VA माइनस EB वाला कंबाइंड टर्म डिक्रीज कर रहा है, तो करंट डिक्रीज कर रहा है, आर्मेचर करंट। और आगे चल के जब हम लोग टॉर्क का इक्वेशन देखेंगे, टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो टॉर्क आता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट आता है। तो अगर आर्मेचर करंट डिक्रीज करेगा तो टॉर्क डिक्रीज करेगा, टॉर्क डिक्रीज करेगा तो फिर से हमारा जो मैकेनिकल पावर, डेफिनेटली टॉर्क ही मैकेनिकल पावर को बनाता है। टॉर्क हम लोग देखते हैं कि मैकेनिकल पावर जो होता है P इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा होता है, तो टॉर्क ही मैकेनिकल पावर को ये करता है। तो वहाँ हम देखेंगे कि टॉर्क ही मैकेनिकल पावर को जनरेट करता है, तो टॉर्क अगर कम होने लगा तो मैकेनिकल पावर अपने आप कम होने लगेगा। यानी शुरुआत में EB के बढ़ने से एफिशिएंसी बढ़ता दिख रहा था, एफिशिएंसी भी कैसे बढ़ रहा था, तो डेफिनेटली मैकेनिकल पावर बढ़ता होगा, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इफेक्ट बाद में डोमिनेंट हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि EB जब V/2 यानी अप्लाइड वोल्टेज का हाफ होगा तो ही हमें मैक्सिमम वैल्यू एफिशिएंसी की मिलेगी। इससे अगर बढ़ाएंगे तो भी एफिशिएंसी घट जाएगी, इससे अगर कम करेंगे तो भी एफिशिएंसी घट जाएगी, ठीक है। तो इससे हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी देखते हैं कि हमें मैक्सिमम पावर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर हम लोग देखते हैं कि हमें मैक्सिमम पावर कब मिलेगा, तो जब ये कंडीशन फुलफिल होगा, यानी हमारा बैक EMF हमारे अप्लाइड वोल्टेज का हाफ अगर रह जाए, ठीक है, यानी EB V/2 जब हो जाए, तब हमारे DC मोटर के अंदर मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम मैकेनिकल पावर जनरेट होगा। या यूं कहें तो एक गिवन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हमें मिलेगा, या गिवन इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आउटपुट मैकेनिकल आउटपुट पावर हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर DC मोटर्स में, ठीक है। आगे क्लासेस में हम लोग और भी डिटेल देखेंगे। थैंक यू।